मेरा नाम पंकज कुमार है। अब तक मैंने सिविल सेवा की 17 परीक्षाएं दी और हर परीक्षा में मुझे असफलता मिली है। 2012 से यह यात्रा शुरू होती है और आज 9 साल हो गए हैं। और जब पीछे मुड़कर मैं इस ज़िंदगी को देखता हूँ तो मुझे लगता था कि मैं ज्ञान के समंदर में गोते खाने की जो आदत हो गई थी, तो इसलिए पता भी नहीं चला कि कब इतना लंबा समय निकल गया। इस वीडियो में मैं अपनी यात्रा से जो सीखा, जो समझा, और चूंकि लाखों लोग हैं जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और लाखों लोगों के मन में यह प्रबल इच्छा भी है कि उन्हें राष्ट्र के लिए कुछ करना है। जब आपके अंदर प्रबल इच्छा होती है तभी आप बेहतर सिविल सेवक बन सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य यह है कि आप उन मूल बिंदुओं को समझें कि सिविल सेवा की तैयारी जब आप कर रहे हैं तो वह कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं जो सबसे पहले क्लेरिफाई होने चाहिए। अगर ये क्लेरिफाई नहीं है तो रास्ते में आप गलतियां करेंगे। मेहनत बहुत कर सकते हैं लेकिन आप अपनी गलतियों से क्या हो जाइएगा, बाहर हो जाइएगा। तो अगर हम इन बिंदुओं को, इन मुद्दों को, इन गलतियों को जो आप करते हैं या वह स्थिति जो आपके सामने स्पष्ट होनी चाहिए, तो अगर हम बात करें तो पहला है कि आपको यह पता होना चाहिए जब आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, कि मुद्दा यह नहीं है कि आप क्या जानते हैं, मुद्दा यह है कि आप कितना मौलिक तरीके से जानते हैं। जितना मौलिक तरीके से आप जानेंगे उतना प्रस्तुतिकरण क्या होगा, ओरिजिनल होगा, यथार्थ होगा, वास्तविक होगा और उतने बेहतर मार्क्स आपको मिलेंगे। याद रखिएगा, मौलिकता बाजार में नहीं मिलती है। ये आप गए, कैप्सूल की तरह मिल रहा है, आपने लिया और आपके अंदर मौलिकता आ गई। नहीं, मौलिकता जन्म लेती है या पनपती है। यह अच्छी चीज है जिसका प्रस्फुटन अंदर से होता है, बाहर से थोपने से मौलिकता आपके अंदर नहीं आती। आपने देखा होगा कि एक चिड़िया का जो अंडा है, तो चिड़िया उस अंडे को कई दिनों तक सेकती है और अंत में वह जो अंदर में जो चूजा है, जो अब बन चुका है, वह अपने प्रयास से वह अंडे पर चोट करता है और वह बाहर निकल के आता है। यह प्रस्फुटन है, यह चूजा के प्रयास से हुआ। तो आपको अपने प्रयास से आपके अंदर क्या लानी है, मौलिकता लानी है। जितनी ज्यादा मौलिकता आपके अंदर आएगी उतनी चीजों की समझ आपके अंदर बेहतर होगी। तब समझिए कि आप सिविल सेवा की यात्रा में क्या कर चुके हैं, पूरी तरह जुड़ चुके हैं। एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन जितनी जल्दी आ जाए यह उतना अच्छा है, क्योंकि धीरे धीरे यही आपके रास्ते को क्या करेगा, क्लियर करेगा। इसी में कि मौलिकता का संबंध भाषा से होता है। जो भाषा आपके खून में है, जो भाषा आप जन्म से पढ़े हैं, जिस भाषा के साथ आपने वार्तालाप किया है, वही भाषा आपके अंदर मौलिकता लेकर के आती है। क्योंकि उसी भाषा में आप अपनी बातों को बहुत बेहतर तरीके से क्या कर पाते हैं, रख पाते हैं। सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में भाषा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा में मौलिकता है या नहीं है, या उस भाषा में जो पूछा गया है उसके अनुसार मौलिकता है या नहीं। तो आप यह मत समझिए कि हिंदी भाषा है इसीलिए आप बाहर हो जा रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं मौलिकता की कमी है इसीलिए आप बाहर हो जा रहे हैं। हाँ, यह बात है कि आंकड़े दूसरी भाषा के ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो हिंदी भाषा के हैं और पहले अटेम्प्ट में वो सिलेक्ट हुए, क्योंकि उनके अंदर वो मौलिकता थी, वो गुणवत्ता थी, तो वो अपनी चीजों को बेहतर तरीके से क्या कर सके, प्रस्तुत कर सके। और जो भाषा आपके जन्म से और खून से जुड़ी हुई है, उस भाषा को आप अपने से क्या कर सकते, अलग नहीं कर सकते। तो पहली चीज क्या है, आपके अंदर मौलिकता होनी चाहिए, आपके ज्ञान में मौलिकता होनी चाहिए। या किताबी नहीं होना चाहिए, या आपकी समझ से जुड़ी होनी चाहिए। जितनी आपकी समझ से जुड़ी होगी उतना ही बाहर आप अच्छा प्रस्तुतिकरण कर पाएंगे। तो अगर ये मौलिकता अच्छी होती है तो आप जब समसामयिक मुद्दों को पढ़ते हैं तो उसके प्रति आपका नजरिया भी स्पष्ट होता है। आपको पता है कि इसमें क्या जानना है और क्या नहीं जानना है। तो मौलिकता पूरे रास्ते को सामने क्या करती है, आपके क्लियर करती है।
देखिए कि अभी कैलिफोर्निया और कनाडा और अमेरिका में क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। अंटार्कटिका में भी क्या हो रहा है, तापमान बढ़ चुका है। भारत के भी कई क्षेत्रों में तापमान क्या हो गया, पूर्व की स्थिति में वृद्धि के संकेत देखे थे। महासागर में क्या हो रहा है, जल का स्तर बढ़ रहा है। ये कई सारे वर्तमान की घटनाएं हैं। इन घटनाओं को आपने देखा, आपके अंदर मौलिकता है कि यह जलवायु परिवर्तन के परिणाम है, तो आपने एक मौलिक तरीके से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग वाला इश्यूज पढ़ चुका है, तो ये आपके मौलिकता से जुड़ गई। और आपने जब इस उदाहरण को देखा, आसानी से वह उदाहरण आपकी मौलिकता से जुड़ गए, तो आपके प्रस्तुतिकरण में ये उदाहरण एग्जाम में जाएंगे और इससे बेहतर मार्क्स मिलते हैं। समझिए इस बात में, जब तक आप तपिएगा नहीं, तपकर बाहर नहीं आइएगा, तब तक ये मौलिकता आपके अंदर नहीं आ सकती है। जब तक आप चिंतन मंथन नहीं कीजिएगा, जब तक आप भाषा की अच्छी किताबें नहीं पढ़िएगा, जब तक आप समाचार पत्र नहीं पढ़िएगा, तब तक आपके अंदर ये मौलिकता नहीं आएगी। सिविल सेवा एक मैराथन है, इस मैराथन को आपको निकलना है। एक बार मौलिकता आ गई, समझिए कि रास्ता बहुत क्या हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा मूल मंत्र है कि इस परीक्षा में कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, यह मायने नहीं रखता है। मायने यही रखता है कि आप यह जानते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, ये बहुत पूरे शब्द में ही सारा सार छुपा हुआ है कि आपको यह पता है कि क्या नहीं पढ़ना है। यह ज्ञान का परीक्षण नहीं है सिविल सेवा। ज्ञान एक समंदर है, यह समंदर में आप गोते खाते चले जाइएगा, इसका कोई तह नहीं है। आपको एक जगह रुकना होगा। अगर आप उस तह में ज्ञान की चले जाते हैं तो आप हो सकता है बेहतर शिक्षक बन जाए, बेहतर प्रोफेसर बन जाए, समाज सुधारक बन जाए, जिज्ञासु बन जाए, लेकिन हो सकता है कि सिविल सेवा आपके दायरे से क्या हो जाए, बाहर हो जाए, क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा की एग्जाम है। और इस एग्जाम में यूपीएससी और स्टेट पीएससी ने स्पष्ट रूप से सिलेबस में उन बातों को लिख दिया है जो बातें आपको पढ़नी है, सवाल उससे आते हैं, वह आपके दायरे हैं। उस दायरे को पहले क्या करना है, क्लियर करना है, मौलिकता के साथ क्लियर करना। जो गलतियां मैंने की वो गलतियां आप लोगों को नहीं करना है। ज्ञान के समंदर में नहीं उतरना है। मामला यह नहीं है कि आप कितने विद्वान हैं, आपकी विद्वता कितनी है, आप किससे कितना ज्यादा जानते हैं। मामला यह है कि आप सिविल सेवा की परीक्षा में जो जरूरत है उस एग्जाम की, जो यूपीएससी की सोच है कि वह जो पूछना चाहता है आपसे, वह आपके पास क्लैरिटी है, तो समझिए रास्ता आसान है। अगर नहीं है तो समझिए रास्ते में बाधाएं आपने खुद ही बो दी है। तो मामला क्या है, दूसरा मूल मंत्र कि क्या नहीं जानना है, यह स्पष्ट होना चाहिए। आज इंटरनेट की दुनिया में जब से डिजिटल क्रांति हुई है और कोविड के बाद तो इन सूचनाओं का प्रसार इतना ज्यादा हो गया है, ऑनलाइन इतने सारे रिसोर्सेस हैं और जिज्ञासा आपके अंदर बढ़ती है, मतलब आप ज्ञान के समंदर में गिर रहे हैं। समझिएगा, इससे आपके लिए चीजें आसान नहीं कठिन हो रही है। आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, लेकिन पहले यह तो स्पष्ट हो कि क्या नहीं पढ़ना है। जब यह पता लग जाएगा क्या नहीं पढ़ना है तो चीजें इतनी सरल हो जाएगी कि आपके लिए लगेगा कि यार ये तो इतना आसान है कि हम बिना मतलब के इसको इतना टफ समझ रहे थे, असंभव सा समझ रहे थे। तो दूसरा मूल मंत्र यही है कि क्या नहीं पढ़े यह जानना जरूरी है। इसी मूल मंत्र से यह परिणाम निकल के आएगा कि आप कम गलतियां करेंगे। याद रखिएगा, सफलता और असफलता, सफल लोग और असफल लोगों के बीच में जो फासला है वह फासला मेहनत का नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोनों में सफल लोग ज्यादा मेहनत किए, मेहनत दोनों किए, लेकिन असफल इसलिए लोग हो गए क्योंकि उन्होंने गलतियां सफल लोगों की तुलना में क्या की, ज्यादा की। सफल लोगों ने गलतियां कम की। यह मामला गलतियों का भी है। जब आपको यह पता लग जाएगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है तो आपकी गलतियां क्या हो जाएगी, यहां पर कम हो जाएगी। इस गलतियों को आपको ही जांचना है। पहले तो ज्ञान प्राप्त कीजिए, फिर ज्ञान का परीक्षण कीजिए प्रश्न पत्र के माध्यम से, फिर ज्ञान को रिवाइज कीजिए, अपनी मेमोरी में स्टोर कीजिए, उसके बारे में सोचिए, फिर करंट के मुद्दे को अपने ज्ञान के साथ लिंक कीजिए, मौलिक बनाइए,
फिर मुख्य परीक्षा के हिसाब से प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, जो पूछे गए प्रश्न हैं या टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको पता लगता जाएगा कि आप गलतियां कहां कहां कर रहे हैं और आपको यह पता लग जाएगा कि कहां कहां सुधार करना है। तो यह यात्रा आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। और अगर आप यह काम नहीं करते हैं तो आप अपने रास्ते में खुद ही कांटे को क्या कर रहे हैं, बो रहे हैं। हो सकता है आप मेहनत कम ना करें, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन यह अगर नहीं किए तो समझिए यात्रा टफ हो जाएगी। टफ नहीं बनाना है, सरल बनाना है, और सरल बना सकते हैं। सरल बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन कुछ चीजें पहले क्लियर तो हो। क्लियर नहीं होगा तो सरल कैसे बनाएंगे। दूसरा मूल मंत्र, पहला मूल मंत्र क्या है कि अपने ज्ञान में मौलिकता लाइए। यह पनपती है, बाजार में नहीं मिलती, आपको खुद ही बनाना होगा, तपकर लाना होगा। दूसरी चीज कि क्या नहीं पढ़ना है यह पता होना चाहिए, इससे आप गलतियां कम करते हैं। ज्ञान का परीक्षण नहीं है, विद्वता का परीक्षण नहीं है, रणनीति का परीक्षण है, सिविल सेवक बनने का परीक्षण है। तो आप समझिए कि यह मंत्र भी बहुत जरूरी है। तीसरा मूल मंत्र, आप तैयारी कर रहे हैं। 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उस 10 लाख बच्चों में से आप भी हैं। सिविल सेवक किसको बनना है? आपको। आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे आईएएस बनना है, और आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे आईएएस क्यों बनना है। ये दोनों चीज क्लियर होना चाहिए। मुझे आईएएस बनना है तो यह इस विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास कि मैं आईएएस बन सकता हूं। याद रखिएगा, जीवन में बहुत सारे लोग इसीलिए सफल हुए क्योंकि उनके अंदर यह दृढ़ विश्वास था कि वह यह काम कर सकते हैं। जब आपके अंदर विश्वास हो जाएगा आप यह काम कर सकते हैं, तो आप उसके लिए कदम बढ़ाइएगा। समस्या आएगी, चुनौतियां आएगी, निराशा भी आएगी, लेकिन उन चुनौतियों से लड़ना है, उस रास्ते पे काम करना है, लगातार प्रयास करना है। सुधार की इस प्रक्रिया में विनम्र भी होना बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे देखिएगा कि जो लक्ष्य आपको बहुत बड़े लग रहे थे, अचानक उस लक्ष्य को आपने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि मैं बन सकता हूं, मेरे अंदर वो क्षमता है। लेकिन इस परीक्षा के दौरान ये क्लियर होना चाहिए कि आप ही को क्यों आईएएस बनना है। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। सिविल सेवा परीक्षा को पास करना सिर्फ एक साधन है, यह साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है आपका। यह माध्यम है। इस पद को मिल गया, उसके बाद जो कार्य आप करेंगे राष्ट्र के लिए, वह साध्य है कि राष्ट्र के उद्देश्य क्या है। बड़ा बन जाना बहुत बड़ी बात है। आप सिविल सेवा की परीक्षा पास कर लेते हैं, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को वहां तक पहुंचने का क्या होता है, मौका मिलता है। आप सफल हुए तो आप योग्य हैं, लेकिन बड़ा बन जाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत बड़ा बनकर भी सरल बने रहना, साधारण बने रहना, जमीन से जुड़े रह रहना बहुत बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात है। जितने भी महान लोग हुए ना, उनके अंदर सादगी थी, सरलता थी, सहजता थी, इसलिए वो लंबे समय तक अपने पद को बनाए रहे। पहाड़ का जो शिखर है, इस शिखर पर आप सफल हुए, पहुंच गए, पहुंचते बहुत लोग भी है, लेकिन मामला यह नहीं है कि आप शिखर पर पहुंचे। मामला यह है कि उस शिखर पर आप कितने लंबे समय तक, जीवन पर्यंत टिके रहे या नहीं रहे। एक छोटी सी भूल कहिए, एक छोटा सा गलत निर्णय कहिए, एक छोटा सा लालच कहिए, या एक छोटा सा अहम कहिए, आपको वहां से क्या करता है, नीचे गिरा देता है। और इतना नीचे गिरा देता है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की। तो जब आप आईएएस क्यों बन रहे हैं, यह आपके लिए स्पष्ट होना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है आपके अंदर संवेदनशीलता का होना। यह संवेदनशीलता भी पनपती है, यह आप खरीद नहीं सकते हैं। जितनी संवेदनशीलता आपके अंदर होगी, उतना आप कतार में के अंत में जो लोग हैं, जिसके चेहरे पर आंसू है, उस आंसू को आप पूछने में क्या हो पाइएगा, कार्य कीजिएगा। आपके अंदर लालच नहीं होगा, ग्रीड नहीं होगा, आपकी जरूरतें पूरी हो गई और आप अपने काम को क्या कीजिएगा, राष्ट्र के प्रति समर्पण कर दीजिएगा। आप यह ना सोचिएगा कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, कौन किस लिंग का है। आप सोचिएगा कि यह राष्ट्र के नागरिक हैं, इनकी जरूरत है, तो इनको वो चीजें मिलनी चाहिए। तो आप सुशासन लाने में क्या कर सकते हैं, भूमिका अदा कर सकते हैं। बहुत बड़ा पद है,
बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप बहुत जिम्मेदारी वाले पद को निभाने जा रहे हैं। राष्ट्र की मजबूती वहां से क्या होती है, खड़ी होती है। तो इतना बड़ा पद है तो आपके अंदर वो गुण तो होने चाहिए ना। तो वो गुण सिलेक्शन के बाद नहीं, सिलेक्शन से पहले ही आते हैं। आईएएस बनने की यात्रा पढ़ाई से ही शुरू होती है और यह शुरू हुई यात्रा, यह बना हुआ व्यक्तित्व आगे आपको क्या करता है, बहुत मदद करता है। आईएएस की जर्नी एक यात्रा है। इस यात्रा को एंजॉय कीजिए। इस यात्रा में अपने व्यक्तित्व को बनाइए, अपने कमजोर पक्ष को जानिए, अपने सबल पक्ष को जानिए, अपने नीड को जानिए, अपनी ज़रूरतों को कम कीजिए और एक मानव बनने की, एक ह्यूमन बनने की यात्रा, इस यात्रा को आप आनंद लीजिए। क्योंकि यह समंदर है, इस समंदर में उतरना तो है लेकिन पता होना चाहिए स्टॉप कहाँ लगेगा, और यह आपके व्यक्तित्व के कई चीज़ों को निखार देगा। तो तीसरा मूल मंत्र यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपको आईएएस क्यों बनना है। चौथा मूल मंत्र यह है कि प्रत्येक जो कैंडिडेट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर अपनी अपनी क्षमताएं हैं। आपको अपनी क्षमता का आकलन करना है। मेरी क्षमता क्या है, क्योंकि निकालना किसको है, खुद को निकालना है, खुद को जाना है। जब आप अपनी क्षमता का आकलन कीजिएगा तो यह स्व मूल्यांकन है, अपना मूल्यांकन है कि हमें क्या चीजें अच्छी लग रही है पढ़ने में और क्या चीजें मुझे इंटरेस्ट नहीं कर रही है। यह सिलेबस है, यह सब्जेक्ट है, इतने सारे विषय जो आपको पढ़ने हैं, इस विषय में एनालिसिस कीजिएगा कि कौन सेक्शन आपका सशक्त है और कौन सेक्शन आपका कमजोर है। जो सेक्शन सशक्त है उसको इतना अनपैरेलल करना है कि आसपास लोग कोई फटक भी ना सके, और जिसमें कमजोर है उसको औसत बना लीजिए। याद रखिएगा, सभी की क्षमताएं बराबर नहीं होती, सभी विषय में महारत हासिल नहीं कर सकता, सभी का कुछ ना कुछ कमजोर पक्ष होता है, आपका भी है। यह परेशान होने वाली बात नहीं है, इसको औसत बनाना है और बेस्ट जो आपका मजबूत सेक्शन है उसको मजबूत बना लीजिए। तब देखिए आपके लिए यात्रा बहुत सरल होती है। ये मजबूत होता है, इसके लिए क्या करना है ये मैं बाद में, तो आपको पहले ये मूल मंत्र पता होना चाहिए कि ये मूल मंत्र क्या क्या है। तो आपको अपनी क्षमता का आकलन करना। यह क्षमता आपके अंदर क्या करेगी, विश्वास को पैदा करेगी, खुद पर विश्वास पैदा करेगी कि यह यात्रा मैं कर सकता हूं। जब क्षमता की बात आती है तो आपको अपनी शारीरिक क्षमता, अपनी मानसिक क्षमता और अपनी आध्यात्मिक क्षमता, तीनों क्षमताओं का क्या करना पड़ेगा, विकास करना होगा। शारीरिक क्षमता के लिए हॉबीज बहुत काम करती है, जो आपके रुचि के सब विषय हैं। ये सिलेबस के दायरे से अलग होते हैं। जैसे किसी को पेंटिंग करना अच्छा हो सकता है, किसी को खेलना अच्छा लग सकता है, किसी को दौड़ना अच्छा लग सकता है, किसी को खाना बनाना अच्छा लग सकता है, किसी को जिम जाना अच्छा लग सकता है। आपने जीवन में यह जोड़िए जब आप तैयारी करते हैं। आधे एक घंटे समय निकालिए, ये आपको शरीर भी अच्छा रखेगा, मन भी अच्छा रखेगा, यह आपको खुश रखेगा, यह आपको रिफ्रेश करेगा। यह जीवन का F5 का बटन है जो लगातार आपको क्या करेगा, उस यात्रा के प्रति आगे बढ़ाएगा, आपके अंदर जुनून पैदा होगा। तो हॉबीज भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और मानसिक क्षमता तो आप बढ़ा ही रहे हैं क्योंकि आप तैयारी के दौरान बहुत कुछ सीख रहे हैं। और आध्यात्मिक क्षमता, एक नैतिक व्यक्ति का निर्माण खुद ही हो जाएगा जब आप इतने सारे ज्ञान को हासिल करते हैं, जब आप इतने सारे महान व्यक्तित्व को पढ़ते हैं, जब आप भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, तो जब उनकी कहानियों को पढ़ते हैं तो आपको यह प्रेरणा मिलेगी कि आपको भी अगर उनके जैसा बनना है तो उनके जैसे गुणों को अपनाना पड़ेगा। और वह गुण सब जगह नहीं मिलते हैं, वह खुद से आपको डेवलप करना होगा। तो आपको अपनी हॉबीज पे भी काम करना होगा। पांचवा मूल मंत्र है पूर्वाग्रह, प्रिजुडाइस। याद रखिएगा, आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, लेकिन अगर दिमाग में आ रहा है कि हिंदी है इसीलिए नहीं होगा, मैं पहले टॉप किया था इसलिए मैं जल्दी से कर सकता हूं, मैंने पिछले बार इंटरव्यू दिया था तो मेरे लिए बहुत आसान है, मुझे चीजें तेजी से याद हो जाती है तो मैं ये कर सकता हूं। याद रखिएगा, ये प्रतिस्पर्धा है, प्रीजुडाइस नहीं चाहिए। टाइम कम है, ये सब प्रीजुडाइस नहीं चाहिए, पूर्वाग्रह, बहाने नहीं चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं चाहिए। ये आपको कमजोर करते हैं, या आपको आपकी मेहनत को कम करने पर क्या करते हैं, कम करते हैं आपकी मेहनत को। और इसके साथ साथ आपके पास असफल होने के लिए बहुत कारण विद्यमान हैं। और आप जब असफल होइएगा तो लोगों को आसानी से कहेगा क्योंकि ये कारण थे इसलिए मैं असफल हो गया। याद रखिएगा, असफलता के कारण आपको अपने अंदर नहीं जोड़ने हैं, आपको पूर्वाग्रह से मुक्त होना है। पूर्वाग्रह से मुक्त होइएगा तभी आप इस दिशा में पूरी तरह मेहनत कर पाइएगा। छठा मूल मंत्र और अंतिम मूल मंत्र, आपके प्रयास में निरंतरता होनी चाहिए। थकना मना है, रुकना मना है जब तक सफल ना हो।
आपको कछुआ बनना है। यात्रा खरगोश की नहीं है, जीत खरगोश की नहीं होगी, खरगोश की ही हार होगी, कछुआ जीतेगा। धैर्य चाहिए उसके लिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, अनुशासन चाहिए। एक लंबी यात्रा है, ज्ञान को अंदर पिरोना है, मौलिकता के साथ पिरोना है, इसमें समय लगता है। इसलिए कछुआ बनो। एक साल का समय चाहिए अगर आप बिल्कुल पहली बार तैयार कर रहे हैं। अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो भी 5-6 महीने का समय चाहिए, और जो बहुत बार पढ़ चुके हैं उनको भी 1-1.5 महीने का समय चाहिए रिवीजन करने के लिए। कछुआ बनना है। तेजी से चीजें आप नहीं समझ सकते हैं, आपके अंदर धैर्य लाना होगा, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति लानी होगी, अंदर ये लानी होगी, बाहर नहीं मिलती है, ये आपके अंदर होगा। तो आप प्रयास कीजिएगा, निरंतर प्रयास कीजिएगा। अगर इसमें निराशा भी मिलती है तो मामला यह आशा और निराशा का नहीं है, मामला यह है कि किसकी निराशा कितनी लंबी रहती है और किसकी निराशा कितनी छोटी रहती है। जो सफल लोग हैं ना, उनके जीवन में भी निराशा आई, लेकिन वह निराशा से उभरे, उस पर काम किए, उस पर प्रयास किए, अपनी निराशा को छोटा किया, अपनी निराशा को असफलता होने का बाधक नहीं बनने दिया। यही काम आपको भी करना है। बड़ा लक्ष्य है, बड़े काम है। निराशा तो आपको मजबूत बनाएगी, असफलता से क्या डरना। असफलता तो आपको मजबूत बनाएगी, असफलता आपको प्रेरित करेगी कि वो क्या कारण है कि मैं असफल हो रहा हूं। आपकी क्षमताओं पर सवाल करेगी, आपके सामर्थ्य पर सवाल करेगी। जब ये सवाल उठते हैं खुद पर, तो आप अपने आप को प्रूफ करते हैं, आप जानते हैं कि मैं इतना कमजोर नहीं हूं। तो अगर इन बिंदुओं को समेट दिया जाए क्रमबद्ध रूप से, उन मूल मंत्रों को अगर सिंक्रनाइज करें, तो पहला, आपके ज्ञान में मौलिकता होनी चाहिए। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना, इससे बहुत कम गलतियां आप करेंगे और सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। तीसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि आपको आईएएस क्यों बनना है। चौथा, क्षमताओं का आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या क्षमता है, किस एरिया को मजबूत करना है, किस एरिया को औसत करना है। तो पूर्वाग्रह मुक्त होना है आपको। जो हल्ला है, पैसे चलते हैं इंटरव्यू में, तो इस तरह की जो बातें हैं, इससे दूर रहिए। प्रयास अपना दीजिए 100%। ऐसा कोई कारण नहीं होगा जो आप असफल हो जाएंगे। और छठा मूल मंत्र है कि कछुआ बनिए, धैर्य रखिए, प्रयास में निरंतरता रखिए। सफल तो आप होइएगा ही, सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको यह सोचना है कि आपको तालियां औरों के लिए नहीं बजानी है, तालियां आपके लिए बजे। और जब तालियां बजती है तो आपके माँ बाप के चेहरे पर जो खुशी आती है, जब उनके चेहरे पर वो खुशी आती है, वह गर्व की खुशी है, तो उस खुशी के लिए आपको प्रेरित रहना है। इस परीक्षा के लिए, इस परीक्षा में आपको लगातार प्रयास करने हैं, उत्साह बने रखना है, जुनून बना रखना है, सटीक रणनीति पे काम करना है। तब जाके आप सफल आसानी से क्या कर सकते हैं, हो सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ा लक्ष्य है, कठिन नहीं है। लक्ष्य बड़ा है, कठिन नहीं है। जब ये कठिन नहीं है तो सफल होने की संभावना तो बनती है ना। मैं 8 साल से लगा हूं, तो इस 8 साल जब आप लगातार तैयारी करते हैं तो वह कुछ कारण होते हैं जो आपको लगातार पुश करते हैं कि एक प्रयास और आपका यह हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत अच्छी लाइनें लिखी गई है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आप भी यही स्थिति है। नन्ही चींटी मतलब कि आप ज्ञान को ले रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं लगातार, कई बार गिरेंगे, लेकिन आपके अंदर उत्साह होना चाहिए
कि मैं जान रहा हूं, मैं अपनी मौलिकता को परख रहा हूं, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्हा सा चींटी यह प्रयास कर सकता है लगातार, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उससे कई गुना क्षमता आपके अंदर। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। कई बार जब आप तैयारी करेंगे, जब आप गोता लगाएंगे ज्ञान के इस समंदर में, तो आपको हो सकता है कुछ ना मिले। मिलते सहज ही ना मोती इस गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। आपके अंदर भी उत्साह होना चाहिए कि मुझे वह चीज क्यों नहीं मिल रहा है, मैं वहां पर पहुंच रहा हूं, क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप भी जब उतरिएगा, हो सकता है कई बार खाली हाथ रहे, लेकिन प्रयास कीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो आप लेकर के आइएगा, कुछ ना कुछ तो आप लेकर के आइएगा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो, तुम संघर्षों का मैदान है छोड़ मत भागो। तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। आत्मविश्वास रखिए, होगा क्यों नहीं होगा। वो सारी विशेषताएं आपके अंदर है। असफल होने का कारण आप खुद बनाते हैं, बहाने खुद बनाते हैं। एक बार सफल होइए, इधर और उधर का गैप खत्म कीजिए। आप इधर हैं, आपको उधर जाना है, त्रिस्तरीय रणनीति के द्वारा आपको आईएएस बनना है, तो इधर उधर का गैप आपको क्या करना है? खत्म करना। ये गैप नहीं चाहिए, इस गैप को आपको भरना है, जल्दी से भरना है। आप कर सकते हैं। दिवंगत राहत इंदौरी साहब की कुछ लाइनों में अगर पिरोना चाहूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, लहरों पर वार करो। सिविल सेवा यह तूफान है, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं। इससे आंख मिलाना है। तूफानों से आंख मिलाओ, लहरों पर वार करो। लहर क्या है? प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू। आपको अर्जुन की तरह वार करना है, एकदम सटीक वार की गलतियां हो ही ना। तूफानों से आंख मिलाओ, लहरों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। ये मल्लाह कौन है? जो सिविल सेवा की तैयारी में आपको दिशा देते हैं, आपको गाइड प्रदान करते हैं, आपको योग्य बनाते हैं। आपके मित्र हो सकते हैं, आपकी कोचिंग संस्थाएं हो सकती है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये मल्लाह है जो आपको शेप देते हैं, यह भी बहुत जरूरी है। तो मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। यहां पर चक्कर छोड़ने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि आप परीक्षा में अकेले जाते हैं ना, एक समय आपको आत्मनिर्भर बनना। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो, क्योंकि परीक्षा में आप खुद जाते हैं। आपको अकेले इस दरिया को क्या करना है? पार करना है। उस पर जाइए, जा सकते हैं, इस विश्वास के साथ काम कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए। भाषा आपके लिए बाधक नहीं है, कहीं ना कहीं समस्या कुछ और है, तो उस समस्या पर अगले वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं। थैंक यू।